सबसे पहले बात होगी दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में नजर आ रहे हो। लगातार बैठकें भी चल रही हैं। सबसे पहले भूटान से दौरे से लौटे प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से एलएनजेपी अस्पताल में मुलाकात की। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही डॉक्टर्स की टीम के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की और इस बैठक में सभी घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। साथ ही साथ इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा गया कि जितने भी इस आतंकी हमले के दोषी हैं उन्हें किसी भी सूरत में किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस घटना के बाद आज दिल्ली में सीसीएस की बैठक भी हुई। बैठक में माना जा रहा है कुछ अहम निर्णय सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिया जा सकता है। और सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक भी हुई और कैबिनेट की बैठक में भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं। हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि आतंकियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। और इसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भूटान से भारत पहुंचे और एयरपोर्ट से सीधे आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने दिल्ली लाल किला धमाके से घायल लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी करीब आधा घंटे तक अस्पताल में रहे और घायलों से बातचीत की। एक एक घायल से उन्होंने मुलाकात की और घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। उस पोस्ट में क्या लिखा है प्रधानमंत्री मोदी ने वो भी आपको बताते हैं। घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया था और सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साफ शब्दों में यह कहा गया है कोई भी आतंकी हो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई थी उसी तरह से एक कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए सभी लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी। राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट के बाद सरकार फुल एक्शन में है और इसी कड़ी में कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ शाम को घटना के बारे में बातचीत की, उनके सामने घटना का पूरा ब्यौरा रखा, किस तरह से घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया और दिल्ली ब्लास्ट में शामिल जिस लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट्स गाड़ी की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया था। फरीदाबाद पुलिस ने उस लाल रंग की कार को भी राउंड अप कर लिया है और माना जा रहा है कि इस कार की भी हमले में बड़ी भूमिका थी। लाल कार आतंक के कितने किरदार। फरीदाबाद पुलिस ने राउंड अप की लाल रंग की स्पोर्ट्स कार, इको स्पोर्ट्स कार थी। माना जा रहा था कि हमले में इसे भी शामिल किया जाना था। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध थी इको स्पोर्ट्स कार और कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया था इसको लेकर। इको स्पोर्ट्स का नंबर DL10CK 0458 नंबर था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया था कि ये कार कहीं भी आपको दिखती है तो इसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दे। कार खंडावली गांव के पास में खड़ी मिली है। अब ये कार वहां पर कौन खड़ी करके गया, कौन बचना चाहता है पुलिस से, सुरक्षा एजेंसियों से, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी, यानी कि वही उमर जिसने आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। आतंकी डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया। I-20 कार में माना जा रहा है कि उमर मौजूद था और पुलिस को कार में विस्फोटक होने का शक था, जिसके चलते कई राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया था। आसपास के जो राज्य हैं यूपी, बिहार, पंजाब में इस कार को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था और इसके बाद से लगातार जो पुलिस थी इस कार की तलाश में जुटी हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस कार की तलाश में जुटी हुई थी। I-20 के अलावा एक और स्पोर्ट्स ये कार थी जिसका इस्तेमाल बताया जा रहा है कि हमले में किया जाना था। पुलिस ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कार तलाशी के लिए अलर्ट भी जारी किया था। जैश मॉड्यूल मामले में अब तक 22 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 4 डॉक्टर हैं, 1 मौलवी और 17 संदिग्ध भी शामिल हैं। इनमें से 5 को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के नेतृत्व में चल रहे पैन वाले अभियान में अब तक 900 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है, जिनमें पूर्व जमाते इस्लामी कैडर और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोग शामिल थे, जिनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो भी आपको समझाते हैं। डीएनए जांच खोलेगा राज। कार चालक आतंकी डॉक्टर उमर की मां का डीएनए कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा जांच के लिए एम्स की फॉरेंसिक लैब में डीएनए भेजा गया है।
और फरीदाबाद के सेकेंड हैंड कार शोरूम से बेची गई हुंडई i20 कार, इस बात की भी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मिली है। रॉयल कार जोन ने बेची थी ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार और घटना वाली जगह से करीब 40 सैंपल भी इकट्ठा किए गए। पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया शोरूम का मालिक और इससे लंबी पूछताछ भी की जा रही है। घटना वाली जगह से करीब 40 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं और इन सैंपल के जरिए और गुनहगारों तक पहुंचने की सुरक्षा एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। एक सैंपल में अमोनियम नाइट्रेट होने की संभावना है और माना जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट से ही यह विस्फोट किया गया है। ब्लास्ट से पहले टेरर मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई में यह विस्फोटक मिला था। करीब 2900 केजी विस्फोटक बरामद किया गया था जिसमें अमोनियम नाइट्रेट भी था। और आपको बताते हैं कि आखिर आतंकियों की मुलाकात कहां पर हुई थी, कहां से उन्होंने धमाके की पूरी प्लानिंग की थी। जांच में पता चला कि यह मॉड्यूल 4 अक्टूबर को एक्टिव हुआ था और किस तरह से यह काम कर रहा था वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। शादी में बना आतंकी डी कंपनी धमाके से 37 दिन पहले सहारनपुर में हुई डॉक्टर आदिल की शादी। इसको लेकर वहीं पर बताया जा रहा है कि साजिश रची गई थी। 4 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल की शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी और शादी में कुछ खास मेहमान बुलाए गए थे जहां से पूरी प्लानिंग बताया जा रहा है कि की गई थी, जिनकी पहचान एजेंसियां फिलहाल कर रही हैं। कौन कौन शादी में शामिल हुआ था उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। शादी के अगले दिन डी कंपनी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। किस तरह से घटना को अंजाम देना है। डी कंपनी का मकसद फौजियों को धमकाने वाले पोस्टर लगाना है। कश्मीर के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए थे। हथियारों की सप्लाई और पैसों का इंतजाम करना इस डी कंपनी का काम था। डॉक्टर आदिल लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल चैनल संभालता था। मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में फंडिंग और ट्रांसपोर्टेशन चैनल बनाने का भी इसका प्लान था ताकि घटना को और बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा सके। इसको लेकर फंडिंग भी जुटाई जा रही थी। अब आपको बताते कि आखिर इनका सुराग कैसे मिला। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दीवारों पर कुछ पोस्टर लगाए गए और इन्हीं पोस्टर के दम पर पुलिस नए टेरर मॉड्यूल तक पहुंचने में कामयाब हुई। सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखने से मॉड्यूल के एक्टिव होने का सुराग मिला और जांच की शुरुआत तब हुई जब ये पोस्टर सामने आए। अब आपको दिखाती है पोस्टर में क्या कुछ लिखा गया था। एक पोस्टर से खुली आतंकी परतें। कश्मीर के नौगाम इलाके में 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर दिखाई दिए थे, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। इस मामले में पड़ताल शुरू की। 27 अक्टूबर को फिर से 25 से ज्यादा पोस्टर अलग अलग इलाकों में लगे दिखाई दिए। 50 अधिकारियों की टीम ने 60 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद इनकी तलाश शुरू की गई। 31 अक्टूबर को डॉक्टर आदिल फुटेज में दिखाई दिया और यहीं से आदिल की सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई। पोस्टर लगाने वाले इलाके में घूम रहा था डॉक्टर आदिल। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई। नेटवर्क की सबसे अहम महिला सदस्य डॉक्टर शाहीन सईद भी थी। इस बात की भी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से जुड़ी हुई थी। शाहीन यानी कि जो पाकिस्तान में अजहर की बहन बैठी है उससे संपर्क में थी सीधे। जैश सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया से मुलाकात को लेकर भी प्लानिंग चल रही थी, साथ ही लगातार बातचीत भी हो रही थी। डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात अपनी पूर्व पत्नी शाहीन को लेकर चौंकाने वाले उन्होंने खुलासे किए। डॉक्टर जफर इस समय कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं और शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर का कहना है कि 2006 में उनकी शादी शाहीन से हुई थी। शाहीन से उनके 2 बच्चे भी हुए जो उनके साथ में ही रहते हैं, लेकिन 2012 में उनका शाहीन से तलाक हो गया था और जिसके बाद उनका कोई संबंध नहीं है। क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। अरे यार वो बाहर जाना चाह रही थी, मेरा मतलब नहीं था। हम दोनों लोग शादीशुदा थे और आराम से रह रहे थे। अच्छी बेहतरीन सर्विस थी, 2 बच्चे भी थे, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की थी नहीं। अब वो अपनी तरफ से अपने साइड हो सकता है कुछ उनके दिल में रहा हो, वो चली गई होंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। हालांकि पुलिस ने शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात से करीब 3 घंटे पूछताछ की। इस पूछताछ में उन्होंने कहा कि उनका शाहीन से कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई है। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं फटाफट। लेडी कमांडर शाहीन का करियर इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की। 1996 से 2001 के बैच में वो शामिल थी। फार्माकोलॉजी में एमडी किया था, यानी कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी, वहां पर लोगों को पढ़ाने का काम कर रही थी। यूपीएससी के जरिए शाहीन का चयन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद कई बार
शाहीन अचानक गायब हो जाया करती थी, इसकी भी शिकायत की गई। कॉलेज के नोटिस का जवाब नहीं देने के चलते 2021 में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। और शाहीन की मुलाकात फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल से हुई थी। सूत्रों के हवाले से जांच एजेंसियों को यह जानकारी मिली है। डॉक्टर मुजम्मिल ने शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलवाई थी और वहीं से पूरी प्लानिंग माना जा रहा है कि शुरू हुई थी। शाहीन की इस प्लानिंग में एंट्री हुई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री शाहीन ने मेडिकल फैकल्टी के तौर पर वहां पर काम करना शुरू किया था, जहां पर मुजम्मिल पहले से ही काम कर रहा था और माना जा रहा था वहां से ही इस प्लानिंग को अंजाम दिया गया था, इस प्लानिंग को आगे बढ़ाया गया था। इसके अलावा मतलब जैश के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन सईद को माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार करने के बाद लगातार जांच कर रही है।